हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने टी टेस्ट पढ़ा है। और जो नेक्स्ट आज टेस्ट लेने जा रहे हैं, दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट, CHI, काई स्क्वायर टेस्ट। और जो इसका सिंबल आप बनाएंगे, ये सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं, दिस इज काई स्क्वायर टेस्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट को तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट में आप क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमने टी टेस्ट में फॉलो किया था। वहां हमने टी निकाला था, या हम काई स्क्वायर निकालेंगे। तो काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस इज समेशन। समेशन किसका आप ले रहे हैं, देखिए फॉर्मूला अगर आप देखें, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। अब ये ओ आई क्या है, ओ आई इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपको गिवन होगी। जो भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और आप उसमें आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऑब्जर्व तो दे दी, प्रैक्टिकली दे दी, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप निकालेंगे, और इसे डिनोट करेंगे आप ई आई से। तो इस तरह से दो फ्रीक्वेंसी आपके पास होंगी। अब आप इनकी हेल्प से ओ आई माइनस ई आई, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड करेंगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से मिल गई, एक्सपेक्टेड आपने कैलकुलेट करी, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसे डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरह आप हर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करेंगे और उसका समेशन निकाल लेंगे। ये आपके पास बनेगा काई स्क्वायर। अब ये चीज आपको निकालना समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो आप एक्सपेक्टेड निकालेंगे, अगर अभी तो इस वीडियो में मैं सिंपल डेटा ले रही हूँ, बाकी के वीडियो में हम टेबुलर डेटा पर भी काम करेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल डेटा दें तो सिंपल डेटा में एक्सपेक्टेड निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे समेशन ऑफ ओ आई। जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको सम कर दो और डिवाइड कर दो n से। n क्या है, n है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद चलिए, हमने काई स्क्वायर निकल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला अब आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काई स्क्वायर। तो याद रखना, यहाँ काई स्क्वायर कह रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर भी हो रहा है, इस तरह से याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हमें सिंपल डेटा दिया गया है, n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी n-1 कंसीडर करके चलेंगे। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमें क्वेश्चन टैबुलर डेटा का दिया जाता है जिसमें रो कॉलम दोनों है, तो हम वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का लगाते हैं रो-1। रो को मैंने p से डिनोट कर दिया, P is number of rows and Q number of columns। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है P-1 Q-1, या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितने रो दिए गए उनमें से -1 कर दो, रो-1 ये एंड कॉलम -1। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, बट इस वीडियो के अंदर जो हम लेने जा रहे हैं वो आज हम क्वेश्चन लेंगे सिंपल डेटा पर काम करेंगे। अब आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, या तो 5% या 1% पे काम करते हैं। अदरवाइज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 2% निकालना है या कुछ और दिया हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप चूज करते हैं 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपके पास आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन में आपको हर बार हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। तो आप दो हाइपोथेसिस लेते हैं, फर्स्ट इज नल H0 एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव H1। अब कब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें, कब रिजेक्ट करें, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में किया सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर आपने जो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की वो वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम आ रही है, टैबुलेटेड वैल्यू तो हमें टेबल से मिलेगी और एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो कम है आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है तब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखिएगा, पहले भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, n-k, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ तो आज सिंपल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आज जो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं इस वीडियो में, दिस इज n-1। और टैबुलर के लिए ये याद रखेंगे, रो-1 एंड कॉलम -1। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, following table gives the number of accidents that took place in a industry during various days of week. Test if accidents are, आपको टेस्ट करना है, accidents are uniformly distributed over the week. किस तरह से दिया है कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं, मंडे को 14 हो गए, ट्यूसडे को 18 हो गए, वेंसडे को 12 एक्सीडेंट हो गए, थर्सडे को 11 हो गए, फ्राइडे को 15 हो गए, सैटरडे को 14 एक्सीडेंट हो गए. आपको टेस्ट करना है जो एक्सीडेंट हुए हर दिन क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जो आपसे टेस्ट करने के लिए कहा जाता है हम उसी को नल हाइपोथेसिस भी लेके चलते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने लैंग्वेज पढ़ी और इसका नल हाइपोथेसिस लिख लिया. तो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या आ गया, आप लिखेंगे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये आप लेके चल रहे हैं. और इसका अगर मैं आपसे ऑल्टरनेटिव पूछूं तो क्या होगा, नॉट, एक्सीडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हर टेस्ट में हम हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं. अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने दिए गए हैं. तो देखिए क्वेश्चन में n कितना है, कितने डेज हैं, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू आ गई 6. तो अगर मैं यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे बात करूँ, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस वन मीनिंग 6 माइनस वन मीनिंग 5. तो इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 5. अब क्वेश्चन में उसने कोई लेवल तो नहीं कहा किस लेवल पे टेस्ट करना है, हमें टेस्ट किस पे करना है, 5% पे. बाय डिफॉल्ट हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर यहाँ लेके चले तो ये भी लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं, मीनिंग अल्फा लेके चल रहे हैं, दिस इज 5% पर काम करेंगे. टेबल से हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे. टेबल वैसे ही देखेंगे जैसे अभी हमने टी में भी देखी, नॉर्मल में भी देखी, वैसे टेबल देखना आपको काई स्क्वायर का भी सिखा दिया जाएगा. अब यहाँ पर हम काम कैसे करें, अब हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं कि हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं. तो देखिए काई स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, समेशन, क्या लेते हैं समेशन, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर और डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से. अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सिंपल डेटा में निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, हमने डेज लिख लिए, ये हमने डेज लिख लिए, और जो हमें इस डेज में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए थे 14 18 12 11 15 14, ये जो दिए थे ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है. तो जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया जाएगा वो ऑब्जर्व्ड है. तो यहाँ मैंने OI लिख दिया, ये ऑब्जर्व्ड है और मैंने इसका एक कॉलम फॉर्म कर लिया. अब हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, दिस इज 84. अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड. तो सिंपल डेटा ले रहे हैं, समीशन ऑफ ऑब्जर्व, ये आ गया 84 डिवाइडेड बाय n, n आपके पास 6 है, आपने डिवाइड कर लिया, दिस इज 14, ये भी 14. देखिए सब में सेम आ जाएगा, 14 14 14 14. ये आपके पास एक्सपेक्टेड है कि हर दिन आपने ये मान के चले कि हर दिन आपके ये 14 एक्सपेक्टेड ये आपके एक्सीडेंट्स हैं. अब आपने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड है 14, एक्सपेक्टेड है 14, दोनों का डिफरेंस आ गया 0, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ये आ गई वैल्यू आपके पास 0. नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्व्ड है 18 माइनस 14, ये आपके पास आ गया वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर इज 16. तो 16 डिवाइडेड बाय 14, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 1.1428. आपकी चॉइस है 2 प्लेस तक लिखो, 3 तक, 4 तक, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आपको बस एक रफ सा डेटा पता चलता चला जाएगा. एंड 12 माइनस 14 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4/14, इसको हम निकाल लें 0.2857, ये मिल जाएगा. 11 माइनस 14 मीनिंग 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आपके पास बन गया 9/14 और 0.6428. 15 माइनस 14 मीनिंग 1 का स्क्वायर 1, 1/14 बनेगा, दिस इज 0.0714 और 14 माइनस 14 ये वैल्यू आ गई 0. अब आप इसका इस पूरे कॉलम का सम निकाल लीजिए और लिख लीजिए कि समेशन आप किसका निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड किया है
उसका स्क्वायर और डिवाइड किया है एक्सपेक्टेड से, तो इसका जो सम आ जाएगा ये नियर अबाउट जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 2.1427 के नियर अबाउट ये सम आ जाएगा। देख लेना आप 2 प्लेस तक ले रहे हो 3 प्लेस तक, तो नियर अबाउट आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट भी यही है, यही फॉर्मूला है। तो देखिए ये तो हमें टेबल से वैल्यू मिल गई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आई ये आ गई 2.1427। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। अब एक लेंगे टैबुलेटेड वैल्यू। अब टैबुलेटेड वैल्यू हम ले रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने जो सेट किया ये हमने सेट किया है 5%, और जो हमारे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 6 - 1 ये हमारे पास आया 5। तो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है कैसे देखेंगे, बाय यूजिंग टेबल। तो इसके लिए हम टेबल पर जाते हैं और टेबल से ये वैल्यू देखते हैं। तो देखिए कभी कभी वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में भी मिलेगी, तो टेबल पर पहुंचते हैं। ये आपके पास टेबल, टेबल पर अब आप यहाँ देखें ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू को, और अगर आप इसे इस रो वाइज देखें तो ये सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, 1% और 0.1% पर इस टेबल में गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मिला है हमें 5 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सेलेक्ट किया है, तो इसके इंटरसेक्शन पर अगर वैल्यू देखें तो ये आ गई 11.070। तो काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू है 11.07। इस वैल्यू पर आते हैं 11.07, ये हमने लिख लिया 11.07। दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू। अब हमें कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन आप कैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.1427, और जो टैबुलेटेड वैल्यू है दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू, इसे हाईलाइट कर देते हैं। और ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है विच इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। और अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो नल हाइपोथेसिस H0 लिख दिया। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। आपने क्या नल हाइपोथेसिस लिया था वो आप लिख लीजिए कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मीनिंग ये जो हमें डेटा दिया गया है वो शो करता है जो एक्सीडेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग ये आप दे सकते हैं लिखकर, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल डेटा पर जो बेस्ड आते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के नल हाइपोथेसिस लेना है और नल हाइपोथेसिस वही लेने की कोशिश करिए जो आपसे क्वेश्चन में टेस्ट करने के लिए कहा गया है। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। ए डाई इज थ्रो 276 टाइम्स एंड रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोज आर गिवन बिलो। एक डाई में आपको पता ही है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और ये डाई हमने 276 टाइम थ्रो किया है। अब देखिए जब आपने किसी डाई को थ्रो किया तो 276 टाइम्स में से जो नंबर 1 है वो 40 टाइम्स आया, नंबर 2 32 टाइम्स है, 3 29 टाइम्स, 4 59 टाइम्स, 5 57 टाइम्स और 6 59 टाइम्स आया है। यहाँ पर आपको और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपको जो टेस्ट करना है, तो ये जो टेस्ट करना है ये है टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड और नॉट, कि डाई बायस है नहीं है, डाई अनबायस्ड है या बायस्ड है, ये आपको टेस्ट करना है। तो देखिए टेस्ट करने के लिए आप नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे, नल हाइपोथेसिस आप लेके क्या चलेंगे कि डाई तो अनबाइज्ड है, मतलब जो भी आए हैं वो बाय फेयर मींस आए हैं, डाई अनबाइज्ड है। तो आपने लिखा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दिस इज डाई इज अनबायस्ड, मतलब फेयर है, जितना भी हमने थ्रो किया डाइस को वो फेयर है। अब इसके बाद
आप एक टेबल फॉर्म करेंगे, जो भी यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, आप निकालेंगे इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, वो 6 हैं। तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आ गया आपके पास n-1 मीनिंग 6-1 ये आ गया 5। और हमें किस लेवल पर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे लिख लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेके चल रहे हैं, मीनिंग अल्फा जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा 5%। और अब हम ऑब्जर्व्ड से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आप काम करें, टेबल फॉर्म करके काम करें, तो देखिए जो नंबर थे वो 1 से 6 थे, ये हमने कॉलम बना लिया। और जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई कि देखिए 140 टाइम्स है और 232 टाइम्स है, तो इसको लिखकर हमने एक ऑब्जर्व्ड वाला कॉलम भी फॉर्म कर लिया। अब जब ऑब्जर्व्ड वाला कॉलम फॉर्म कर लिया, इसके बाद अब बनाएंगे एक्सपेक्टेड EI, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय n। अब ऑब्जर्व्ड वाले कॉलम का अगर आप सम निकाल लें तो ये सम आपको मिल जाएगा, दिस इज 276। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास, 6 हैं। तो 276 बाय 6 46, सभी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46। नेक्स्ट कॉलम आप क्या फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट कॉलम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड कितना है 40 माइनस एक्सपेक्टेड 46, तो 40 माइनस 46 माइनस 6 का स्क्वायर मीनिंग 36 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड कितना है 46, सो 36 बाय 46। इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलम 32 माइनस 46 14, और यहाँ से अब आप बना सकते हो 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया 196 ओवर 46। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाय EI, ये आपने कंप्लीट कॉलम को फॉर्म कर लिया। ये आप फॉर्म करते गए। सबसे लास्ट में आके आपने जो ये काम किया, इसका सम निकाल लिया, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, और सम आपको मिल गया 980 बाय 46। अब यही हमारा काई स्क्वायर भी होता है। तो काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, इस कॉलम का सम मेरे को मिल गया 980 बाय 46। और अगर मैं इसे पॉइंट्स में देख लूँ, सिंप्लीफाई कर ली, तो 21.30 ये मिल गया। तो लिख लीजिए, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 21.30। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद मुझे चाहिए टैबुलर वैल्यू। टैबुलर वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे मिला हुआ है यहाँ पर 5, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो आप लेके चल रहे हैं ये आपके पास अल्फा 5% पर है। तो ये वैल्यू अब हम टेबल से देखते हैं, जो अभी हमने देखी भी थी सेम वही है। सो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, तो ये अभी हमने देखा था 11.07 था। अब ये आपके पास आ गई टैबुलर वैल्यू, काई स्क्वायर की टैबुलर वैल्यू। कंक्लूजन आपको देना है, तो कंक्लूजन आप कैसे देंगे, टैबुलर वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को देखिए। So chi-square calculated value is 21.30, which is greater than chi-square tabulated value. और अगर ये greater है, आप null hypothesis को reject करेंगे। So null hypothesis H naught rejected। रिजेक्टेड, आपने क्या रिजेक्ट किया? अब अपना क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि आप रिजेक्ट क्या कर रहे हो। आप रिजेक्ट कर रहे हो डाई इज अनबाइस्ड, डाई अनबाइस्ड है, इसे आप रिजेक्ट कर रहे हो। सो दिस इंप्लाइज दैट डाई इज बाइस्ड, डाई बाइस्ड है। तो ये आपके पास कंक्लूजन है कि जो हमें डेटा दिया गया है वो डेटा ये शो करता है कि डाई बायस्ड है। तो इस तरीके से आपने काई स्क्वायर की हेल्प से अपना ये टेस्ट कंप्लीट किया। आई थिंक आपको काई स्क्वायर अप्लाई करना आ गया होगा सिंपल टेबल पर। और आप ही की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है, इस क्वेश्चन को भी आप करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बारी। क्वेश्चन में क्या है, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट इन अ फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे इन ए सैंपल स्टडी। द डेटा इज गिवन कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को नंबर ऑफ पार्ट्स की कितनी कितनी डिमांड है। मंडे को 11 to 4,
11, 2, 5 इतने इतने पार्ट्स की यहाँ पर डिमांड दे दी गई है। आपको क्या टेस्ट करना है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ वीक, कि जो डिमांड है वो किसी डे पर डिपेंड नहीं है, ये आपको टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे? जो टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ वीक, ये नल हाइपोथेसिस लेना। और ये जो आपको डेटा दे दिया गया, ये डेटा आपके पास ऑब्जर्व्ड है, इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड निकालना और काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना, देन चेक करना क्या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है या कम है। और देखिए यहाँ पर काई स्क्वायर दे दिया गया, बहुत से क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह से दे देता है। कैसे पढ़ते हैं? काई स्क्वायर 5% level of significance, this is degree of freedom पर value is 11.0507, chi-square 5% level of significance 6 degree of freedom पर chi-square की value 12.59, और ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इस पर वैल्यू है 14.07। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कौन सा यहाँ पर यूज होता है और आप अपना आंसर यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको काई स्क्वायर में सिंपल डेटा पर काम करना समझ आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं यूनिट 5 का, और ये लेक्चर नंबर 5 है। ये प्रीवियस टॉपिक का ही कॉन्टिन्यूशन का ही पार्ट है, और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ा रही थी वो था लास्ट वीडियो में काई स्क्वायर टेस्ट, जहाँ मैंने सिंपली क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको सिखाया था। तो उसी को आगे बस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस टॉपिक को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले लेक्चर 4 की वीडियो जरूर देख लेना। देखिए काई स्क्वायर जो टेस्ट है उसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आपका आता है, दिस इज काई स्क्वायर, इसका नोटेशन ये है समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाय ई आई, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर। ओ आई मीन्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो गिवन होती डेटा। ई आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हम कैलकुलेट करते हैं, और दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और उसका जो आप सम निकालते हैं वो आपका काई स्क्वायर कहलाता है। अब इसके बाद हम काई स्क्वायर बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग टेबल। अब हम क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम सिंपल डेटा पे काम कर रहे हैं अभी तक, वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, जहाँ n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दिस इज n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा सिंपल डेटा से हटकर मैं यहाँ पर आई हूँ इस वीडियो में, सिर्फ इतना चेंज किया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो था समीशन ऑफ ओ आई अपॉन एन। यहाँ पर डेटा या इस वीडियो में हम किस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, जहां ये सिर्फ एक्सपेक्टेड निकालने का मेथड चेंज होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। एक्सपेक्टेड निकालने का क्वेश्चन में कैसे चेंज होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि जो डेटा है वो बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेगा। क्वेश्चन में कह दिया जाए कि जो डेटा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बनाया है। मैंने भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन लिया है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहता है वो डेटा की जो डेटा है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो सिर्फ एक्सपेक्टेड निकालने का तरीका चेंज होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 लेंगे। और अगर बाई चांस वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप वहां पर n-2 लेंगे, और अगर वो क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप n-3 लेंगे। तो यहाँ जो मैं इस वीडियो में लेने जा रही हूँ वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको ये बताऊंगी कि अब जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो तो एक्सपेक्टेड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही रखा 5% या 1%, तो बाय डिफॉल्ट 5% चूज करेंगे। और सेम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को ही हम हर बार टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू से आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो सिर्फ वीडियो में जो चेंज है वो है आपके पास
एक्सपेक्टेड कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए जैसे बायनॉर्मल का क्वेश्चन करूंगी, अगर पॉइजन दे दे तो पॉइजन अप्लाई कर लेना। अब जिस स्टूडेंट ने यूनिट 4 में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बायनॉर्मल, पॉइजन, नॉर्मल, उनको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने टेबल इसमें इंसर्ट कर दी है, जरूरत होगी तो हम इस टेबल का आगे यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। A survey of 320 families with 5 children, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होगा जिसने वीडियो सुने होंगे। नॉर्मल बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम इसी तरह का क्वेश्चन डाला और वहां भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन अब मैं काई स्क्वायर में भी लेके आई हूँ और फिर से कह रही हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A survey of 320 families of 5 children shows the following distribution. टोटल 320 फैमिली पर सर्वे है और एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन है। किस तरह से सर्वे है देखिए। 320 में से टोटल 18 फैमिली है जिसमें 5 बॉयज हैं और 4 बॉयज 1 गर्ल, ऐसी 56 फैमिली है। 3 बॉयज 2 गर्ल, ऐसी 110 फैमिली है। और 2 बॉयज 3 गर्ल, ऐसी 88 फैमिली है। 1 बॉय 4 गर्ल, ऐसी 40 फैमिलीज हैं। 0 बॉय मीनिंग 5 गर्ल्स हैं, ऐसी 8 फैमिलीज हैं। तो टोटल आपके पास ये 320 फैमिली का सर्वे है। आपको क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया है, टेस्ट हाइपोथेसिस दैट डेटा आर बायनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये जो डेटा दिया गया है वो बायनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। एंड मेल एंड फीमेल बर्थ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, मेल और फीमेल बर्थ की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए कि जो हम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो यहाँ हम यूज करेंगे, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल आर इक्वल्स टू NCR, टोटल n, उसमें से R आपके पास आने चाहिए, R सक्सेस हो, टोटल n ट्रायल में से R सक्सेस हो, P रेज टू द पावर R, Q रेज टू द पावर n माइनस R, जहां P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को एंड Q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ आपके पास दिए गए हैं टोटल 5 बॉय, तो P हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय और Q हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल। क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी बर्थ की इक्वल है, सो P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सेम हमने 4th यूनिट में भी यूज किया था। अब चलते हैं। अब देखिए टोटल 5 चिल्ड्रन हैं, तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। 0 मीनिंग 0 बॉय, 1 बॉय, 2, 3, 4, 5, और टोटल जो हमें फैमिली दी गई है दिस इज कैपिटल N, पूरे एक ग्रुप पर ये टेस्ट किया जा रहा है, दिस इज 320। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें PR0 कहूँ तो इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी फॉर 0 बॉय 5 गर्ल, ऐसी कितनी फैमिली है। तो निकालने का क्या तरीका होगा, कैपिटल N से मल्टीप्लाई NCR P रेज टू द पावर R Q रेज टू द पावर N माइनस R। तो कैपिटल N आपके पास 320, सो 320, N इज 5, C R आप ले रहे हैं 0, सो 1/2 रेज टू द पावर 0 एंड 1/2 मीनिंग Q रेज टू द पावर 5। So this is equals to 320 into 5C0 is 1 and 1/2 raised to the power 5. तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 10 फैमिली। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं P R इक्वल्स टू 1, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी फॉर 1 बॉय 4 गर्ल, दिस इज कैपिटल N is 320 into NCR, N is 5, C R is 1, P is half, raised to the power R meaning 1, Q meaning half, raised to the power N minus R, 5 minus 1 is 4. So 320, 5C1 is 5, 1/2 raised to the power 5. So ये आपके पास फैमिलीज आ गई 50 फैमिलीज। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, R इक्वल्स टू 2 मीनिंग प्रोबेबिलिटी फॉर 2 बॉय 3 गर्ल। सो टोटल 320 फैमिली, 5 में से
2 boy. So 1 upon 2 raised to the power 2, 1 upon 2 raised to the power 3. So this is equals to 320. 5c2, 5 into 4 upon 2 factorial, meaning 2 into 1 and 1 upon 2 raised to the power 5. This is 2. और ये अब आपके पास आ गया, this is 100 families. जो काम हमने बायनॉमियल में यूनिट 4 में सीखा है, सेम काम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, r इक्वल्स टू 3, मीनिंग प्रोबेबिलिटी फॉर 3 बॉय एंड 2 गर्ल. सो 320, 5 में से 3 बॉय 5c3, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 एंड 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2. सो 320, 5c3, 5 into 4 into 3 over factorial 3 and 3 into 2 and 1 upon 2 raised to the power 5. So 3 से 3 cancel, this is 2. So this is again 100 families. Next PR4, meaning probability for 4 boys and 1 girl. So total 320 family, 5 में से 4 boy 5c4, 1 upon 2 raised to the power 4, 1 upon 2 raised to the power 1. So 320, 5c4 is equal to 5c1, meaning 5 and 1 upon 2 raised to the power 5. तो ये आपके पास आ जाता है टोटल 50 families. एंड PR equals to 5, ये प्रोबेबिलिटी है 5 boy meaning 0 girl. 320 families, 5 में से 5 boys 5c5, 1 upon 2 raised to the power 5 and 1 upon 2 raised to the power 0. So 320, 5c5 is 1, 1 upon 2 raised to the power 5, this is 10. तो इस तरीके से हमने सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी. अब हम सेम वही काम कर रहे हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया. तो देखिए, आपको जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी है और एक हमने एक्सपेक्टेड निकाल ली है बाय यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, उसने कहा 5 बॉयज 0 गर्ल. ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी O1 है, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी O2, नाम दे दिया मैंने इसे O3, O4, O5, O6, ये नाम दे दिया. अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 1 किसको मैंने नाम दिया, 5 बॉय को. तो देखते हैं मैंने 5 बॉयज की कहाँ निकाली. तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई E1. 4 बॉय के लिए ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E2 आ गई. दिस इज E3 आ गई. दिस इज E4 आ गया मेरे पास. 1 बॉय के लिए E5 और 0 बॉय 5 गर्ल के लिए दिस इज E6. ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मैंने निकाल ली. अब टेबल बनाती हूँ तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियरली डेटा दिखेगा आपको हमने क्या निकाला. सबसे पहले था नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके बाद था हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दी गई है OI से डिनोट. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके अभी हमने निकाली, रिप्रेजेंटेड बाय EI बाय यूजिंग बायनॉमियल. और लास्ट कॉलम होगा OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI. ये लास्ट कॉलम होगा. एक टेबल फॉर्म यहाँ पे हम कर लेते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, सारी वैल्यूज यहाँ डालेंगे और हम इसमें इजीली काई स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं. मेन वर्क जो बढ़ा आपका वो एक्सपेक्टेड निकालने में चेंज हुआ, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा. तो फर्स्ट टेबल में जो उसने एंट्री दी है वो 5 बॉय से स्टार्ट की है और ऑब्जर्व्ड है 18. तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज 5 बॉय 0 गर्ल. 18 ये गिवन है. 4 बॉय 1 गर्ल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 56. दिस इज 3 बॉय 2 गर्ल, ये गिवन है 110. एंड 2 बॉय 3 गर्ल, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 88. 1 बॉय 4 गर्ल, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 40. एंड 0 बॉय 5 गर्ल, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 8. और टोटल जो फैमिलीज हैं वो 320, मीनिंग समेशन ऑफ OI 320. अब एक्सपेक्टेड हमने क्या निकाली, 5 बॉय. तो देखिए 5 बॉय की जो हमने निकाल रखी है एक्सपेक्टेड, दिस इज 10. उसके बाद
4 बॉय पर आ जाएं तो 4 बॉय की हमने निकाली हुई एक्सपेक्टेड, दिस इज 50। 4 बॉय के बाद 3 बॉयज पर, 3 बॉय के लिए हमने निकाली है 100, तो ये हम ये 100 ले लेते हैं। इसके बाद 2 बॉय के लिए हमने निकाला हुआ है 100 फैमिली, तो ये हमने ये 100 फिल किया। एंड इसके बाद 1 बॉय के लिए 50 एक्सपेक्टेड हमने निकाला, दिस इज 50। एंड इसके बाद आप देखें 0 बॉय, इसके लिए 10 मीनिंग 5 गर्ल, दिस इज 10। और इसका भी सम कर लीजिए, सम करके आप चेक करिए, ये भी 320 आना चाहिए। समेशन ऑफ ई आई, दिस इज 320। अगर ये सम इक्वल नहीं आ रहा है तो सोच लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया आपने। तो यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व निकाला। नाउ का स्क्वायर पे मूव करते हैं, कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, 18 माइनस 10 मीनिंग 8, और 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीनिंग 10, ये आ गया 6.4। 56 माइनस 50 6 मीनिंग 36 डिवाइडेड बाय 50, ये बन गया 0.72। 110 माइनस 100 मीनिंग 10, और 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू आ गई 1। 88 माइनस 100 12, और 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 100, 1.44। 40 माइनस 50 माइनस 10, स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाय 50, वैल्यू इज 2। एंड 8 माइनस 10 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 10 मीनिंग 0.4। इन सब का एडिशन कर लीजिए, यही का स्क्वायर है, ये बन गया 11.96। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास आ गई 11.96। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास? तो ये आपके पास है टोटल 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 6 माइनस 1 मीनिंग 5। और काई स्क्वायर आप ले रहे हैं टैबुलेटेड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, यहाँ लिख लेते हैं एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम काम कर रहे हैं। तो काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, चाहे तो आप अगेन देख सकते हैं टेबल से। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और 5% पर 11.07, टेबल से भी वही है और देखिए क्वेश्चन में भी वही दिया है 11.07। तो 11.07 आपने ये ले लिया, दिस 11.07। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड 11.96 इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया है, और आपने नल हाइपोथेसिस क्या लिया था? नल हाइपोथेसिस आपने लिया हुआ है, अच्छा हमने लिया नहीं था, हम वही लेंगे जो हमने टेस्ट करना है। टेस्ट हाइपोथेसिस दैट डेटा आर बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नल हाइपोथेसिस हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज नल हाइपोथेसिस। हम क्या लेके चल रहे हैं? हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, डेटा आर बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने नल हाइपोथेसिस लिया जो क्वेश्चन में दिया था एज इट इज, और इसे हम अब कर रहे हैं रिजेक्ट। इसका मीनिंग डेटा आपका बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये काम करने का तरीका समझ में आ गया होगा, कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो उसका फॉर्मूला लगाओ और एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लो। आई थिंक आपको इस सिंपल डेटा पे काम करना आ गया होगा। अभी हमने दोनों वीडियो में सिर्फ सिंपल डेटा की बात करी, सिर्फ जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल रहे थे, सिर्फ दोनों वीडियो में इतना चेंज है। नेक्स्ट वीडियो लेंगे कंटीजेंसी टेबल पर, काई स्क्वायर में हम काम कैसे करते हैं, कंटीजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो फॉर कंटीजेंसी टेबल। आई थिंक आपको ये काई स्क्वायर का इतना पार्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का ये लास्ट पार्ट है, और इसमें आपको मैं कंटीजेंसी टेबल बनाना सिखाऊंगी।
और यहाँ पर आपने इससे पहले दोनों वीडियो में देखा कि जब डेटा सिंपल गिवन हो तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का डिफरेंस था। एक में हमने निकाला समेशन ऑफ ओ आई डिवाइडेड बाय एन, और सेकंड वीडियो में हमने किया कि अगर डेटा बायनॉमियली पॉइजन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम वहां पर उस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए एक्सपेक्टेड निकालेंगे। लेकिन इस थर्ड वीडियो के अंदर हम लेने जा रहे हैं जब डेटा में टैबुलर फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन हो तब हम काम कैसे करते हैं और कंटीजेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ यूज होता है। जो सैंपल डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में गिवन होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा। तो ज़्यादा देखा जाए तो आपको 2x2 का ही टेबल दे दिया जाता है, 2 रोज 2 कॉलम। और ऐसे जहाँ टैबुलर फॉर्म में है वहाँ कंटीजेंसी टेबल फॉर्म होती है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो आप यहाँ पर यूज करते हैं ये आप फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास टेबल दी गई है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि वो एट्रीब्यूट आपस में रिलेटेड है या नहीं। सो बाय यूजिंग काई स्क्वायर वी कैन फाइंड वेदर और नॉट टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। तो एट्रीब्यूट एसोसिएट हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, वो हम काई स्क्वायर की हेल्प से टेस्ट करते हैं। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं, अगर p नंबर ऑफ रोज है और q नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा p-1 q-1। या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं रो-1 या कॉलम-1। अब आता है कि देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग वही है सीखना, बाकी सारा पार्ट एज इट इज है। और काई स्क्वायर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो बस यहाँ आप एक्सपेक्टेड निकालना सीखिए जब टेबल में डेटा गिवन हो। मान लीजिए टेबल दे दी गई ए बी सी डी। अब आपको जो भी टेबल दी जाती है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। मैंने एक टेबल बना ली ए बी सी डी। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1। इसको मैं किसी और कलर से लिखती हूँ तो आपको क्लियर होगा। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4। 2 रोज 2 कॉलम। आप क्या करें, सबसे पहले रो वाइज सम निकाल लें। तो रो वाइज सम आ गया a प्लस बी, सेकेंड रो का सम आ गया c प्लस डी। ये आपने निकाल लिए रो वाइज सम। इसी तरीके से अब आप कॉलम पर आए तो कॉलम वाइज सम निकालें। ये आपके पास a प्लस सी और ये आपके पास आ गया b प्लस डी। इसके बाद आप इसका टोटल निकालें। तो टोटल सम क्या आ जाएगा, तो रो कॉलम सबको ऐड कर दें, जो आपके पास टोटल सम आ गया इसी को आप कहते हैं कैपिटल N। और ये आपके पास बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप रो वाइज कर लो, इसे ऐसे कर लो या इस तरह से कर लो, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये तो आपको अपना सम चेक करना है कि जो आपका रोज वाइज सम है या कॉलम वाइज सम है वो कैपिटल N को डिनोट करता है। ये तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी होती है। अब इसकी हेल्प से आप बनाते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड E4। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले ए के कॉरस्पॉन्डिंग O1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। O1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। कैसे यूज करेंगे, ए किस रो में है, फर्स्ट रो का टोटल a प्लस बी। ए किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो कॉलम का टोटल a प्लस सी, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। डिवाइड किससे करें, डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल क्या निकाला था, कैपिटल N। तो टोटल है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो टोटल से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया E1 बनकर। इसके बाद E2। अब O2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, E2। O2 देखिए कौन से सेल में रखा है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो E2 निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये B आपके पास सेकेंड फर्स्ट रो में है तो रो का टोटल a प्लस बी, सेकेंड कॉलम में है, कॉलम का टोटल b प्लस डी, कॉलम का टोटल ले लिया, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल N a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हम आते हैं E3। O3 के कॉरस्पॉन्डिंग E3 जा रहा है। अब ये देखिए C,
इसका मीनिंग आप इस सी पर हैं। अब सी किस में है? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का टोटल आ गया सी प्लस डी। और ये सी किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका टोटल क्या है? ए प्लस सी। ए प्लस सी आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये एक्सपेक्टेड E3 आ गया। अब O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है E4। अब ये देखिए यहाँ क्या रखा है? ये रखा है डी। डी किस रो में है? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का टोटल सी प्लस डी। अब डी किस में है? सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम का टोटल ये आपके पास है बी प्लस डी, और डिवाइड कर दो टोटल से, टोटल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम जिस तरह से निकाला, इसी को हम कहते हैं कंटिंजेंसी टेबल। ये आपके पास निकल आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये निकालना इम्पॉर्टेंट है, और इसी को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको ध्यान से निकालेगा। बाकी का सारा प्रोसीजर जो आपने फर्स्ट वीडियो या काई स्क्वायर का सेकेंड वीडियो देखा, बाकी का सारा प्रोसीजर एज इट इज है। तो देखिए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने टेबल इंसर्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आईज ऑफ फादर एंड सन। एक टेबल दे दी गई जिसमें फादर और सन के आईज का कलर दिया गया है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। टेस्ट इफ कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ फादर। क्या सन के आई का कलर फादर के आई के कलर से एसोसिएट है? मतलब आई कलर एक एट्रीब्यूट है, तो क्या ये दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं? ये आपको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि जो एट्रीब्यूट हैं वो एसोसिएटेड नहीं है। हम क्यों कहें कि एसोसिएटेड है? हम कह के चलते हैं जो एट्रीब्यूट है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो आप इसमें नल हाइपोथेसिस कंसिडर करेंगे। द कलर ऑफ sun's eye is not associated with father फादर्स आई कलर। ये आपने कहा, मतलब जो एट्रीब्यूट आप लेके चलते हैं हमेशा नल हाइपोथेसिस में, वो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा कि जो अभी एट्रीब्यूट आप चेक कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हो। इसीलिए हमने कहा कि जो सन के आई का कलर है और फादर के आई का कलर है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। हमेशा वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ लिख भी देती हूँ, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट लेके चलना नल हाइपोथेसिस में हमेशा। अब आप इस टेबल की हेल्प से, ये आपको ऑब्जर्व्ड दी, इसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड कंटीजेंसी टेबल फॉर्म करेंगे। देखिए जो आपको दिया गया वो मैंने टेबल एज इट इज लिख लिया। ये है आपका सन का आई कलर और ये है आपके फादर का आई कलर। यहाँ पर टोटल कर लिया मैंने। सबसे पहले रो का टोटल कर लिया, 471 प्लस 51 522 और 148 प्लस 230, ये आपके पास रो टोटल आ गया। इसी तरह मैंने इस कॉलम का किया, तो 471 प्लस 148 619 एंड 51 प्लस 230, ये आपके पास आ जाता है आई थिंक ये टोटल में मिस्टेक है, तो इसे करेक्ट करते हैं। ये जो हमारे पास टोटल है ये आ रहा है, दिस इज 281, दिस इज 281, इसे करेक्ट कर लीजिए, दिस इज 281। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो इंपॉर्टेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी आपको गिवन है टेबल में, यहाँ पर हम इसे मैं कुछ लेट करती हूँ। दिस इज O1 first observed frequency, this is O2 second observed frequency, this is O3 third and this is O4, जिससे कि आपको करने में इजी रहे। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम आते हैं E1। यहाँ पर मैं निकालूंगी ऑब्जर्व 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1, O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2, दिस इज E3 एंड दिस इज E4। किस तरह से निकाल रहे हैं? दिस इज इक्वल्स टू
अब यहाँ देखिए दिस इज 471, तो 471 किस रो में है? फर्स्ट रो में। इसका टोटल ले लिया 522। 471 किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम पर आते हैं। फर्स्ट कॉलम का टोटल है मेरे पास 619, डिवाइड आप करोगे टोटल, टोटल आपके पास है 900। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 359.02। अब मैं आती हूँ E2 पर। तो E2 के लिए देखिए आप क्या ले रहे हैं। E2 मतलब O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास है जैसे 51, ये आपके पास फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का टोटल आ गया 522। और ये है आपके पास सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम का टोटल है 281। और इसे डिवाइड करोगे टोटल से, टोटल आपके पास है 900। और ये डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 162.98। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं, ये मेरे पास है, दिस इज O3, और O3 है 148। तो 148 जो मेरे पास है वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो का टोटल ले लेते हैं 378 सेकंड रो में। और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल आ गया मेरे पास 619, और टोटल से डिवाइड किया 900, सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 259.98। और E4 पर आते हैं। E4 मीनिंग E4 जो अब आपके पास है, ये आपके पास आता है 230, और 230 मेरे पास है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का जो आपके पास सम है वो 378, तो ये आ गया 378। और सेकेंड कॉलम की एंट्री है ये, तो इसका सम आ गया 281 डिवाइडेड बाय 900। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 118.02। अगर हम इसका रो वाइज टोटल ले लें, रो वाइज सम निकाल लें, तो ये मेरे पास 522 आ रहा है, दिस इज 378 आ रहा है। और इसका सम फिर से देखेंगे, ये 900 ही बनेगा। और कॉलम वाइज अगर सम चेक कर लें आप, ये 619 बन रहा है या ये, और ये 281 बनता है। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E1, E2, E3, E4 हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन में दिया था, एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया। अब हम बनाते हैं काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं। तो काई स्क्वायर में देखिए मैंने एक कॉलम बना दिया ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड तो 471, 51, 148, 230 इस टेबल से मैंने एंट्री कर दी। एक्सपेक्टेड मैंने निकाल ली। O1 के कॉरेस्पॉन्डिंग था E1, ये वैल्यू आ गई 359.02। और O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर आया है 162.98। और इसके 148 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 259.98। और 230 मतलब O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 118.02। ये मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? ये आएगा 471 माइनस का 359.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, मीनिंग 359.02। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ रही है 34.927। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 76.939, ये वैल्यू 48.232 एंड दिस वैल्यू 106.249। आपकी चॉइस है 2 डिजिट 3 डिजिट तक कैलकुलेशन, जहाँ तक आप करना चाहें। एक रफ डेटा तैयार हो जाता है। और इसका आपने सम कर लिया तो इसका समेशन आ गया, ये आ रहा है 266.347। अब आपके पास ये जो वैल्यू बनकर आई, इस वैल्यू पर हम काम करते हैं। तो ये जो आपके पास समेशन आया, ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड वैल्यू बन गई 266.347। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए टैबुलेटेड। फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। टैबुलेटेड वैल्यू के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी दोनों वीडियो में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि ये टैबुलर मैट्रिक्स फॉर्म है, तो देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2, तो ये 2 by 2 का
टेबल दिया है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिख रहे हैं, रो -1 कॉलम -1, रो 2 है आपके पास 2 - 1 कॉलम 2 2 -1, तो आंसर आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में बन गया आपके पास 1। अब इसके बाद आपको चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लेते हैं हमेशा जो बाय डिफॉल्ट अल्फा की वैल्यू, दिस इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आप 5% मीनिंग 0.05 पर देख लें और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो ये वैल्यू देखिए बाय टेबल से देख लेते हैं। टेबल पर जाते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये रही डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम 1, और 5% की बात कर रहे हैं, तो 5% पर अगर हम आ जाएं तो 5% ये रहा, ये वैल्यू है 3.841, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं 3.841, 3.841। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये तो बहुत लार्ज आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 266.347, 266.347 ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। अगर ये ग्रेटर है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। अब आपने क्या रिजेक्ट किया, क्योंकि आपको तो कंक्लूजन देना है, तो नल हाइपोथेसिस क्या लिया था कि कलर ऑफ सन्स आई इज नॉट एसोसिएटेड विद फादर आई कलर, फादर और सन के आई कलर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ये आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग रिलेशनशिप है। तो आप कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन आप लिख रहे हैं इसका मीनिंग कलर ऑफ सन्स आई एसोसिएटेड विद फादर्स आई कलर, ये आपके पास कंक्लूजन आ गया। मतलब आपने आई कलर एट्रीब्यूट को टेस्ट किया। और याद रखना, शुरू में जो नल हाइपोथेसिस किसी भी एट्रीब्यूट से रिलेटेड लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो एसोसिएट नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी करा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो अभी आपने ये एग्जाम्पल किया है, ये एग्जाम्पल तो मैं बता देती हूँ, ये तो अभी आया है, ये तो 2021 में अभी क्वेश्चन आया भी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसका इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम्पल देखिए क्या है। नल हाइपोथेसिस लिखना आना चाहिए। टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ inoculation against cholera, the following table was obtained: inoculated, not inoculated, attacked, not attacked। अगर inoculated है तो attacked person 30 हैं और not attacked 160 हैं, तो टोटल पर्सन इस तरह से 190 हैं। not inoculated में और अटैक्ड पर्सन 140 हैं, नॉट अटैक्ड 460 हैं, और ये आपके पास टोटल 600 दिया है। और टोटल जो यहाँ पर पॉपुलेशन दी है वो 790 का पॉपुलेशन दिया है। उसने कहा यूज काई स्क्वायर टेस्ट मेंशन किया है टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट, हाईलाइट करती हूँ, टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स द अटैक, कि जो इनोकुलेशन है वो इस अटैक को प्रिवेंट करता है। इसको या तो आप डिफेंड करिए या इस स्टेटमेंट को आप रिफ्यूज करिए, ये आपको करना है। तो स्टार्टिंग में बताया कि नल हाइपोथेसिस आप लेके चलते हैं कि एट्रीब्यूट आर नॉट एसोसिएटेड मीनिंग दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या लिख रहे हैं कि इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट द अटैक, अटैक और इनोकुलेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम डज नॉट प्रिवेंट अटैक, ये नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं। और इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग काई स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले कंटीजेंसी टेबल आपको बनानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये आपको 2x2 का डेटा दिया है, 2 रोज 2 कॉलम, तो ये 2x2 की टेबल गिवन है। 2x2 की जो टेबल गिवन है, देखिए मैंने उसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना दिया। तो ये एंट्रीज गिवन है 30, 160, 140, 460, ये एज इट इज एंट्री मैंने यहाँ पुट की। रो वाइज सम 190, 600, टोटल 790, ये ऑलरेडी गिवन है। कॉलम वाइज अगर आप सम देख लें तो 170, 620 और 790, इसकी हेल्प से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। तो जब आप काम करते हैं तो जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ कि मैं पहले ही लिख लेती हूँ ये ऑब्जर्व्ड 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है।
तो जिससे आगे जब हम काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। फर्स्ट E1 निकालते हैं, O2 के कॉरस्पॉन्डिंग E2, देन E3 एंड E4। E1, अब ये एंट्री 30 है ऑब्जर्व 1 में, तो ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का टोटल 190, ये फर्स्ट कॉलम में है एंट्री, इसका टोटल आपके पास है 170, तो 170 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल n, ये आपके पास 790। E2 निकालेंगे O2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपके पास 160, तो 160 किसके अंदर है, फर्स्ट रो मीनिंग 190, सेकेंड कॉलम में है एंट्री, तो इसका सम आ गया 620 और डिवाइडेड बाय टोटल 790। इसी तरीके से E3 पर आते हैं, E3 है आपके पास 140, तो 140 आपके पास आता है सेकेंड रो में, सेकेंड रो का टोटल है 600 और ये 140 आपके पास आता है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम का 170 डिवाइडेड बाय 790। इसी तरीके से E4 460 है, तो 460 सेकेंड रो का टोटल और सेकेंड कॉलम की एंट्री है, तो उसका सम है 620 डिवाइडेड बाय 790। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू दिस इज 40.886 आ जाएगा और E2 की वैल्यू ये आ रही है आपके पास 149.11। नेक्स्ट आपके पास ये 600 इंटू 170, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 129.11 और दिस वैल्यू इज 470.89। ये एक्सपेक्टेड कंटीजेंसी टेबल तैयार हो गई। अब इसकी हेल्प से आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो फिर से मैंने वही टेबल फॉर्म बनाई। ऑब्जर्व्ड 30 जो आपको दिया था ये रहा, ऑब्जर्व्ड से फ्रीक्वेंसी लिख ली 30, 160, 140, 460, दिस इज O1, O2, O3, O4। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग O1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने E1 निकाला हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेड, ये मेरे पास आ रहा है 40.886 एंड E2 है 149.11 एंड E3 है 129.11 एंड 470.89। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास जो ऑब्जर्व्ड है दिस इज 30 माइनस का 40.886 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीनिंग 40.886। सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2.898। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा 0.795 और O3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो 0.918 और ये आपको मिलेगा 0.252। इन सब का सम निकाल लें साथ साथ में, तो इसका अगर आप सम निकाल लें समेशन, तो ये समेशन आपके पास टोटल आ जाएगा दिस इज 4.863 और ये आपके पास आ गया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, दिस इज 4.863। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब एक चाहिए टैबुलेटेड वैल्यू, तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए काम करते हैं पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से चेक करें, तो ये जो टेबल है, ये जो आपको टेबल ऑब्जर्व दी है, ये 2x2 की टेबल दी गई है। 2x2 की अगर टेबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फिर से यूज किया R-1, रो -1, कॉलम -1, रो 2, 2 - 1, 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हम 5% पर चेक कर रहे हैं, ये तो हमने अभी देखा ही था। तो काई स्क्वायर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ये वैल्यू थी 3.841। तो हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटेड, ये तो ज़्यादा ही है इससे, तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू। इसका मीनिंग जो नल हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं ये रिजेक्ट होता है, रिजेक्टेड। अगर ये रिजेक्ट होता है, अब क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन के आंसर में उसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन का आंसर है डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या लिया, नल हाइपोथेसिस आपने लिया कि इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट अटैक, फॉल्स हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं। सो वी डिफेंड
किस स्टेटमेंट को डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड दैट इनोकुलेशन प्रिवेंट्स द अटैक। इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक। तो इस तरीके से देखिए काम करने का प्रोसीजर वही था। कंटीजेंसी टेबल अगर आपको बनाना आ गया और नल हाइपोथेसिस आपको लिखना आ जाता है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है।